वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हमने भौतिक कारक पढ़ लिए थे। कौन से कारक? भौतिक कारक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो उसको आज आगे बढ़ाते हैं हम। भौतिक कारक। भौतिक कारक में सबसे पहले हमने स्थिति की बात की थी कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले ये भी हैं। इसके अलावा 2 नंबर हमने जल की उपलब्धता की बात की थी कि जहाँ पानी ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा बढ़िया होगी, वहाँ पर क्या होगा कि विशेषकर आराम से जनसंख्या निवास कर सकती हैं। इसकी बात कर ली थी हमें। अब पढ़ते हैं 3 नंबर जलवायु कि किस प्रकार से जलवायु जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जलवायु, ठीक है। जलवायु की बात करते हैं। अति उष्ण या ज़्यादा ठंडे मरुस्थल की बात करें, जहाँ पर विषम जनसंख्या पाई जाती है, तो वहाँ मानव दरअसल नहीं रह सकता है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा विषम जनसंख्या है, उष्ण या ज़्यादा ठंड प्रकार की जलवायु है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है या ज़्यादा कम बारिश हो रही है, विषम जलवायु है, तो वहाँ पर दरअसल अक्सर कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए क्षेत्र हैं। क्योंकि भूमध्य सागरीय के अंदर जो जलवायु ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के अंदर अगर हम देखें तो उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है, न के बराबर है। तो जलवायु भी एक बहुत बड़ा कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती। तो सिंपल सी नॉर्मल बातें ध्यान रखनी है। जलवायु की वजह से असमानता पाई जाती है। ज़्यादा घनत्व या ज़्यादा कम वो जलवायु पर डिपेंड भी करता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी से जलवायु नहीं रह सकती। ज़्यादा जलवायु गर्मी की वजह से है तो खतरनाक जलवायु, तो मानव नहीं रह सकता, और इसके अलावा सर्दी ज़्यादा है तो भी मानव नहीं रह सकता। फिर मृदा, तो मृदा की वजह से भी आप आराम से समझ सकते हैं किस प्रकार जलवायु और मृदा या और अन्य कारकों में से देखें तो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर है मृदा। उपजाऊ मृदा होगी तो कृषि होगी। क्या होगी? कृषि होगी, खेती होगी, और खेती से जुड़े हुए काम होंगे, लोगों को रोज़गार अगर मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे। जहाँ पर खेती होगी, मिट्टी उपजाऊपन होगी। दोमट मिट्टी अगर होगी जिस प्रदेशों में, वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि जहाँ पर दोमट मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तो कृषि ज़्यादा होगी, लोगों को समय पर खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएगी, उनको क्रिया मिल जाएगी, रहने के लिए अनाज मिल जाएगा। तो श्योर बात है कि वहाँ पर भी जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा निवास करती हैं। अगर उदाहरण देखें तो यूपी, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या निवास करती हैं? यूपी में। क्यों? क्योंकि इस बात को आप ऐसे समझो कि यूपी है, वहाँ पर मैदानी भाग हैं, वहाँ पर गंगा नदी का अपवा तंत्र है, और भी अन्य प्रकार की नदियाँ हैं, यमुना वगैरह। तो मैदानी भाग हैं, उपजाऊपन मिट्टी है, तो काफ़ी फसल होती हैं और कृषि बढ़िया ढंग से होती है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ये तो है भौतिक कारक, जिसमें हमने भौतिक कारक में स्थिति, जल की उपलब्धता और जलवायु और मृदा देख लिए। अब आर्थिक कारक। कौन सा कारक? आर्थिक कारक। किस कारण, कौन कौन से आर्थिक कारक है जिससे जनसंख्या प्रभावित होनी है? पहला है खनिज। कौन सा है? खनिज। खनिज की बात करें तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं, और जहाँ पर उद्योग लगेंगे, औद्योगिक क्षेत्रों की गतिविधियाँ होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अतः वहाँ पर कुशल या अकुशल प्रकार के लोग पहुँचेंगे और वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे रहती रहेगी, और इस प्रकार से जनसंख्या निवास होता है। जैसे बात समझो,
मान लो ये एक बहुत बड़ा जंगल है और ज़मीन में यहाँ तांबा निकल गया। क्या निकल गया? तांबा। खनन शुरू हो गया। खनन शुरू हो गया और आसपास में पेड़ पौधों को काट दिया, जगह साफ कर दी, खनन क्रिया हो रही है। यहाँ उद्योग खोल दिया तांबा की रिफाइन साफ सुफ करने के लिए। आसपास में और भी धीरे धीरे बड़े बड़े कंपनी उद्योग खुलते गए, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके रहने के यहाँ पर धीरे धीरे स्थान बनाने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्षेत्र बन जाएगा और लोग रहना शुरू कर देंगे। तो जिन जिन स्थानों पर खनिज ज़्यादा निकलता है वहाँ पर लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार मिलता है। भले वो व्यक्ति कुशल हो या अकुशल हो, निपुण हो या अनिपुण हो, उनको रोज़गार मिलने की वजह से वो धीरे धीरे वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। संसार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व ज़्यादा वहाँ इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ खनिज की वजह से। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर जो कटंगा और तांबा पेटी है, कटंगा जो तांबा पेटी है, वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है। जो वजह क्या है? वो यही वजह है कि वहाँ पर खनिज है। बात समझ में आ रही होगी। जिन स्थानों पर खनिज ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर भी जनसंख्या निवास करती हैं और वो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो ये आर्थिक कारक में एक कारक तो ये हो गया। दूसरा जो कारक है वो है नगरीकरण। कौन सा? नगरीकरण। नगरीकरण की बात करें तो नगर या शहर दरअसल एक ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी सुविधाओं के साथ में बढ़िया अवसर मिलते हैं, उनको शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं मिलती हैं, उनको इसके अलावा हॉस्पिटलाइज्म या चिकित्सा से जुड़ी हुई सुविधाएं मिलती हैं, उनको संचार के बढ़िया साधन मिल जाते हैं, परिवहन और व्यापार के अलग अलग तरीके और साधन मिल जाते हैं। इसलिए उन स्थानों पर भी लोग आकर्षित होते हैं और वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ती रहती है। इसलिए बेहतर जीवन के लिए लोग गांव से किधर जा रहे हैं? शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो लोग गांवों से कहाँ पलायन हो रहे हैं? शहर हो रहे हैं। क्या वजह है भाई? धीरे धीरे गाँवों में लोगों की संख्या कम हो रही है, शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आज भी जैसे राजस्थान में देखें तो काफ़ी इधर अपन पाली जालौर जिलों में ऐसे काफ़ी गांव हैं जिसमें घर ज़्यादा हैं, उन घरों में लोग है ही नहीं, सब बाहर देशा मतलब बड़े बड़े नगरों में रह रहे हैं। क्यों भाई? वो 2-3 उद्देश्य हो सकता है। व्यापार करने के लिए हो सकता है, वहाँ पर अच्छा परिवहन है, संचार के साधन बढ़िया हैं, शिक्षा बढ़िया मिलती हो, इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इन वजह से भी एक स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, लोग वहाँ पर आकर्षित होते हैं और धीरे धीरे नगरों की संख्या बढ़ती है, नगरों में जनसंख्या भी बढ़ती रहती है। तो नगरीकरण समझ में आ गया होगा। तीसरा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है। तो औद्योगिकरण की वजह से जनसंख्या में प्रभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि जिस जगह पर उद्योग होंगे, जिस जगह पर कारखाने होंगे, जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होगी, कंपनियाँ होगी, लोग उस तरफ जाएंगे, वहाँ आकर्षित होंगे, वहाँ रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर श्रमिक तो जाएंगे काम करने के लिए। इसके अलावा जो परिवहन का काम करने वाले ड्राइवर हैं, दुकानदार हैं, वहाँ दुकान खोलेंगे, धीरे धीरे वहाँ पर बैंक खोलेंगे श्रमिक के लिए, डॉक्टर होंगे, हॉस्पिटल खुलेगा और आसपास में धीरे धीरे लोग रहना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उस स्थान पर जहाँ पर पहले फैक्ट्री थी केवल एक मात्र, और आने वाले काफ़ी समय बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर बस गया। बिहाइंड द रीजन और रीजन है औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोग ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह आपको समझ में आ गई कि वहाँ पर लोग होंगे, वजह कारखाना, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, और उन फैक्ट्री कंपनी में रहने वाले श्रमिक, उनके लिए सुविधाएं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के परिवहन की, दुकानों की, बैंक कर्मी और भी सरकारी, असरकारी, गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए अलग अलग संस्थान, स्कूल वगैरह। तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे वो बड़े शहर बन जाएंगे। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जापान का एक शहर है जो कोम्बे ओसाका प्रदेश, वो इसी वजह से आज काफ़ी जनसंख्या घनत्व रखता है।
तो जापान का एग्जाम्पल की बात करें कि जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, कोबे ओसाका प्रदेश, वहाँ पर सघन जनसंख्या है। इसलिए निवासी के मुँह पर कौन सा प्रदेश है, वो औद्योगिकरण की वजह से वहाँ पर काफ़ी उद्योग धंधे हैं, इसलिए वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी आराम से कारक हैं, समझ सकते हो। 4 नंबर जो कारक हैं वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, आराम से इस बात को समझ सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो ये कारक है। कुछ स्थानों पर जो लोग हैं वो दरअसल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक आकर्षित होते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ पर ज़्यादा मंदिर हैं, कहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं हैं, समाज व्यवस्थित रूप से रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर सामाजिक राजनीतिक अशांति नहीं है, तो वहाँ पर लोग आराम से रहते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ज़्यादा लोग खराब हैं, सामाजिक और राजनीतिक अशांति है, तो वहाँ लोग दरअसल नहीं रहते हैं, वो लोग शांति वाले इलाकों में जाना चाहते हैं। तो वो भी एक प्रभावित करता है जनसंख्या को। जैसे इस बात को ऐसे समझेंगे, 2 शहर हैं, दोनों के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है। ए नाम का शहर, बी नाम का शहर। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, मान लो यहाँ 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 1000 लोग रह रहे हैं। यहाँ जो 1000 लोग रह रहे हैं ये आपस में लड़ते काफ़ी हैं, यहाँ पर गुंडों का राज है, राजनीति ज़्यादा होती है, लोगों को सुविधाएं नहीं है। तो 1000 में से 300 या 200 लोगों ने ऐसा प्लान किया कि इस जगह तो रहना ही नहीं, यहाँ राजनीतिक कारण है, सामाजिक सही नहीं है, शांति है, यहाँ काफ़ी कर्फ्यू लगा रहता है, सरकार का यहाँ पर ज़्यादा हस्तक्षेप है। तो 200 लोगों ने इस जगह छोड़ करके यहाँ आ गए। तो यहाँ जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ने का पीछे क्या कारण था? क्या कोई धंधा था, कोई काम धंधा था, कोई उद्योग था? नहीं, वो क्या कारण था? सामाजिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, राजनीतिक कारण था। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। तो ये महत्वपूर्ण कारक हमने पढ़ लिए हैं, भौतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। अब पढ़ते हैं जनसंख्या महासमूह। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? जनसंख्या महासमूह। बात करते हैं जनसंख्या महासमूह की। अगर हम देखें कि विश्व में जनसंख्या वितरण को अगर हमने देखा है अभी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, तो कुल जनसंख्या का जो 80% भाग है वो जो 20 उत्तरी अक्षांश हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके मध्य रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% जो भाग हैं वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इस विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। जहाँ पर जनसंख्या समूह की बात करें तो एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या के अलग अलग समूह है। मतलब ये हुआ कि 80% जो भाग है जनसंख्या का वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, उसके मध्य पर है। इस बात को आप ऐसे समझेंगे जैसे ये पृथ्वी है, बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य, जो 0 डिग्री पर है। ठीक है, तो
20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करते हैं। मान लो यहाँ तक 20 है, 0 1 2 3 करते हैं, यहाँ पर कितना है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बीच में जनसंख्या का 80% भाग है। इसके बीच में क्या है, जनसंख्या का 80% भाग है, ये ध्यान रखना है आपको। और पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। पृथ्वी का जो 50% जमीन भूभाग ऐसा है वो मानव के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, इसलिए वो निर्जन है, वहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं। और कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या निवास करते हैं, विशाल क्षेत्र हैं। अगर उनकी बात करें तो वो कौन कौन से हैं, वो 4 समूह हैं जनसंख्या के विशाल। एक तो है एशियाई जनसमूह, एक है यूरोपीय जनसमूह, ठीक है, एक है अमेरिकी जनसमूह और एक है अफ्रीकी जनसमूह। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इन समूहों के बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, इन समूह के रूप में रहती हैं, तो क्योंकि जितना भी भूभाग है उसका 50% ऐसा है जो मानव के अनुकूल नहीं है। ठीक है, सबसे बात करते हैं एशियाई जनसमूह की। किसकी बात करते हैं, एशियाई जनसमूह की। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जनसमूह में निवास करती है, एशिया में। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत, ठीक है, फिर म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, यहाँ से होते हुआ चीन, जापान, कोरिया, ठीक है, ये सारे प्रदेश हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, और इन पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहते हैं। इन प्रदेशों के अंदर मानसून एशिया। काफ़ी देशों की बात की है मैंने, आपसे क्या कहा है कि एशिया जनसमूह है, इसमें विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस समूह में कौन कौन से प्रमुख देश शामिल हैं, तो आप याद करेंगे पाकिस्तान से भारत है, म्यांमार है, ठीक है, इसके अलावा थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, चीन, जापान, कोरिया, ये जो देश हैं ये सब एशियाई जनसमूह में शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। कौन सी, मानसूनी। और मानसूनी जलवायु की वजह से इसे मानसून एशिया भी कहते हैं, इस प्रदेश को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एशियाई जनसंख्या के अध्ययन की दृष्टि से देखें तो उसको भी 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है। एक तो है पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया, पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में 3 देश शामिल हैं, चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। तो एशियाई जनसमूह में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। इसको मानसून एशिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर बहुत सारे देशों की बात की है। इसके अध्ययन के देखें तो इसमें भी 3 उप क्षेत्र हैं। पूर्वी एशिया में बात की है हमने, चीन, जापान और कोरिया की। फिर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड आता है, एक म्यांमार जो देश है वो आता है, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल है, फिलीपींस जो देश है उसमें भी शामिल है, और जो वियतनाम है वो इसमें शामिल है। 5 प्रमुख देश दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। ये देश हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आता है दक्षिण एशिया। कौन सा एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, जिसमें इंडिया मतलब भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये जो 6 देश हैं जो आपको ध्यान रखना है, दक्षिण एशिया में शामिल है। बात समझ में आ रही है ना? तो एशियाई जनसमूह को 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया याद करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में हमने थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम की बात की है। दक्षिण एशिया में हमने बात की है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम दक्षिण एशियाई और एशियाई जनसमूह की बात करें तो ये 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम इस एशियाई जनसंख्या की बात करें, इनकी जनसमूह की, तो ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। 0 तो यहाँ पर है, 10 यहाँ से शुरू होता है, 10 से लगाकर 40, इसके बीच में प्रमुख रूप से एशियाई जनसमूह निवास करता है। इसके क्षेत्र में 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 10 से 40 के बीच में प्रमुख रूप से एशियाई जनसमूह निवास करता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर नदियों से जो भी मैदान है वो मैदान काफ़ी बने हुए हैं, जिस मैदानों की मिट्टी है वो बड़ी उपजाऊपन मिट्टी है और उत्तम प्रकार की खेती होती है, कृषि प्रदेश पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये भी आप आराम से समझ सकते हो। इसके अलावा जापान को छोड़ करके एशियाई जनसमूह के लगभग सभी देश कृषि प्रधान देश हैं। जापान को छोड़ करके बाकी जो देश हैं वो सारे कौन से प्रधान वाले हैं? कृषि प्रधान वाले देश हैं, जापान को छोड़ करके। तो एशियाई जनसमूह में कौन कौन से देश आते हैं उसकी बात कर ली। एशियाई जनसमूह में जापान को छोड़कर सारे लगभग कृषि प्रधान देश हैं। एशियाई जनसमूह की जो जनसंख्या है वो अधिकतर 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती हैं। एशियाई जनसमूह में 3 अलग अलग उप क्षेत्र हैं, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। एशिया है उसको आपको पता होना चाहिए, मानसून एशिया भी कहते हैं। इसमें अलग अलग देश, काफ़ी देश आते हैं, इसकी बात कर लिए। अगर हम एशियाई जनसमूह के देशों की बात करें तो प्रमुख जो जन समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है वो ज़्यादा होती है, तीव्र वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो तीव्र है, जो लगभग पूरे वर्ष के में देखें तो 2% प्रति साल से प्रति वर्ष से अधिक है। एक साल में 2% जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि दर खतरनाक है इस एशियाई जनसमूह के अंतर्गत, और इसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से यहाँ पर रोज़गार के जो साधन हैं, रोज़गार हैं उनमें कमी आ रही है, आवास है उसमें कमी आ रही है, भोजन में कमी आ रही है, लोग अधिक से अधिक गरीब होते जा रहे हैं। चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी हुई शिक्षा यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये ध्यान रखनी है। तो रोज़गार है, आवास है, भोजन है, गरीबी है, चिकित्सा और शिक्षा आदि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के पीछे क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या वो 2% से ज़्यादा है। और कौन कौन से प्रदेशों पर जनसंख्या अधिक निवास करती है उसकी भी हमने बात कर ली है। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझनी है। तो हमने पढ़ा है एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह की बात की तो सबसे अधिक रहती है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती हैं, जिसमें जापान है, म्यांमार है, चीन वगैरह, इंडोनेशिया सारे देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो 10 से 40 डिग्री के बीच वाले भी मैंने बात कर ली है, तो ये बात हो जाती है एशियाई जनसमूह की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस टॉपिक को और भी अच्छी तरह से समझने और याद करने के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे आप। जब इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देख लेंगे और उसके बाद में एक बार आप किताब से पढ़ लेंगे तो श्योर है आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखना है। इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद में किताब से इस बार एक टॉपिक को दोबारा देखना है।
तो इसमें आराम से तथ्य याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में।